Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Topic is consistency or inconsistency of system of linear equations. Let me explain this topic to you now. इस टॉपिक में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स, और उसमें हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे कंसिस्टेंसी कब होता है, इनकंसिस्टेंसी कब होता है, तो उसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। सपोज कीजिए आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 गिवन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 गिवन है, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 गिवन है। ये आपके इक्वेशंस गिवन हैं, तो इन सभी इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे कि द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। आपने ये बोल दिया और इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। तो जैसे ही आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट एक मैट्रिक्स बना दिया, इसमें a1 b1 c1 सभी कोफिशिएंट लिख लेते हैं, a2 b2 c2 a3 b3 c3 दिस लिखते हैं, एंड एक्स वाई जेड। उसके बाद दूसरे में जब लिखते हैं तो ये राइट साइड आपके पास d1 d2 d3 ये नोट कर लेते हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। इसको आप लेट कर लीजिए। सपोज कीजिए कि ये मैट्रिसेज आपके ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में बना है, इसको आप लेट कर सकते हो। तो इस फॉर्म में अगर बना ए एक्स इक्वल टू बी, तो आप इससे ये देखिए कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखने के बाद आपको जो लगता है वो नोट कर लेते हैं हम भी, और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर आपको जो मिल गया वो ये है कि ए इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 दिस हो गया, एंड x की वैल्यू एक्स वाई जेड, एंड दिस b इक्वल टू d1 d2 d3 हो गया। ऐसे आपने नोट कर लिया। इसके बाद भी आप देखते हैं कि आपने नोट किया था ए एक्स इक्वल टू बी। जब कभी आपको ए एक्स इक्वल टू बी मिल जाए, ए एक्स इक्वल टू बी, तो यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू लास्ट में फाइंड आउट करना है। तो वो भी अभी इसी समय डिस्कस कर लेते हैं। और जब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एक्स की, तो ऐसे देखिए ए एक्स इक्वल टू बी लिखा हुआ है, बट ए को उस साइड अगर हम शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में नहीं जाता। इसका एक ही तरीका होता है, वो ये होता है कि ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स ए, यही कोई प्रॉपर्टी लगेगी। तो जाहिर सी बात, हम इसमें ए एक्स दिया गया है, अगर ए एक्स इक्वल टू बी लिखा गया है आपके सामने, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, ए एक्स इक्वल टू बी देख रहे हो, तो क्या करेंगे, ए को हम प्री मल्टीपल कर देंगे, प्री मल्टीपल। तो ए इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर यहाँ से ए इनवर्स ए आई होता है, आई एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा, और इस स्टेप में x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। इसका रीज़न ये होता है कि आई एक्स आपके पास एक मैट्रिक्स है और इसका मल्टीपल ओनली x होता है, जैसे आई ए इक्वल टू ए होता है। तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। जब हम ए इनवर्स बी की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपका और दिलाना चाहेंगे कि ए इनवर्स जो होता है, दिस आपके पास एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए
इंटू बी होता है, इस तरीके से होता है, ये x की वैल्यू होती है। अब आप देखिए एडजॉइंट ए बी डिटर्मिनेंट है, यानी x की वैल्यू एडजॉइंट a पर, डिटर्मिनेंट a पर और b पर डिपेंड करेगी। तो पहली बात यहाँ से हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे। तो कंसिस्टेंसी वो होता है जब आपका सोल्यूशन निकल आता है, यानी सोल्यूशन हो जाएगा तभी आप कहोगे कंसिस्टेंस हुआ, और सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंस। ये बात यहाँ नोट कर लेते हैं कि अभी आप कभी भी आपके पास जब सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक सोल्यूशन होता है यूनिक और एक होता है इनफाइनाइट। जैसे ही दोनों सोल्यूशन निकलेगा आप इसको बोलोगे कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंसी। तो ये कंसिस्टेंसी हो गया आपके पास। और अगर आप यहाँ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हो, जैसे आप नो सॉल्यूशन कहते हो, नो सॉल्यूशन कह दिया, डैट मीन इनकंसिस्टेंसी। तो ये आपको याद रखना होगा, कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ बातें और डिस्कस करना चाहेंगे, वो भी आप देख लीजिए इसी समय। कभी भी आपका सोल्यूशन कंसिस्टेंसी निकल आया, यूनिक सोल्यूशन निकल आया, अगर ये यूनिक सोल्यूशन निकल आया तो हम इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। यानी अब आप यूनिक सोल्यूशन निकल आए तो कंसिस्टेंसी भी बोल सकते हो और इंडिपेंडेंट भी बोलोगे, यानी कंसिस्टेंसी एंड इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर यही सोल्यूशन आपका इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया तो इसको आप डिपेंडेंट बोलोगे, यानी कंसिस्टेंस एंड डिपेंडेंट सोल्यूशन। तो ये आपके पास हो गया। और नो सोल्यूशन की वही कंडीशन कि सोल्यूशन नहीं निकलेगा, देन इनकंसिस्टेंसी होगा। इसके साथ ही कुछ और डिस्कस करना था, वो डिस्कस ये है कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस। अगर डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू नल मैट्रिक्स हो जाए देन इसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस। और अगर बी इक्वल टू नॉट जीरो हो जाए, मतलब नॉट नल मैट्रिक्स हो जाए, देन नॉन होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब हुआ बी इक्वल टू जीरो। बी मीन ये समझ लो कि D1 D2 D3 की जो वैल्यू थी, D1 D2 D3 की वैल्यू, यही कहा जा रहा है कि ये सभी जीरो होने चाहिए, और सभी में से अगर कोई भी एक जीरो नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस की कंडीशंस आ जाएगी। यानी D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ये सभी जीरो हो जाएगा, सभी जीरो हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? होमोजीनियस। अगर इनमें से कोई एक नहीं होगा, कोई भी एक, तो ये नॉन होमोजीनियस में हो जाएगा। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस भी इसी के साथ पहचानते रहो। अब हम लोग यहीं से अपना स्टार्ट करते हैं कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे निकालेंगे। यानी आपके पास हो गया होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये लीनियर फॉर्म में होगा और इसमें 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का होगा। तो कोई भी क्वेश्चंस होगा, एक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि x इक्वल टू आपको एडजॉइंट a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू बी से निकालना होगा। यहाँ पर डिवाइड में डिटर्मिनेंट a है तो सबसे पहले हम लोग यही सोचेंगे, अगर ये जीरो हो जाएगा तो आपका रिजल्ट बदल जाएगा, यानी आप कहोगे नॉट डिफाइंड वाली केस हो रही है, तो उसमें क्या कंडीशंस होगी। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब वो जीरो नहीं हुआ तो यूनिक सोल्यूशन होता है, हमेशा याद रखो कि अगर ये जीरो नहीं तो यूनिक सोल्यूशन। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा डिटेल में लिखते हैं और तब आगे समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको समझते हैं। इसके बाद हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
तो ये टू वेरिएबल्स का हुआ और लीनियर इक्वेशंस हुआ। टू वेरिएबल्स के इक्वेशन ऐसे आप लिखते हो a1x प्लस b1y इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू d2। तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, लेकिन इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद जब आगे आप प्रोसीड करोगे तो ax इक्वल टू बी यानी x इक्वल टू a इनवर्स b आएगा। और जब से ही हमें वैल्यू निकालना होगा, वैल्यू निकालते समय तुरंत आपको डिटर्मिनेंट a निकालना ही होगा। तो डिटर्मिनेंट a आप निकालो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकालते ही आपको यहाँ पर दो बातें मिलेंगी। आपने स्टार्ट कहाँ से किया है? यहाँ से स्टार्ट किया था ax इक्वल टू b से। इसके बाद आप प्रोसीड किए, डिटर्मिनेंट a निकाल लिया। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अगर ये जीरो नहीं हुई, डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट जीरो, देन आप कहोगे कि यह यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन कंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं। इसी को कंसिस्टेंसी आप बोलोगे। लेकिन जैसे ही आप आगे प्रोसीड किए, सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जीरो हो गई। जैसे ही जीरो हुई आप ये बोलते हो कि अब हम ये जीरो हो गई, तो हमने बोला था कि जीरो अगर डिनोमिनेटर में हो जाए नॉट डिफाइंड होता। लेकिन इसमें केस ये होती है कि हम इसके पहले एडजॉइंट a इंटू बी पर भी डिस्कस करना चाहेंगे। और इसको डिस्कस करते ही यहाँ पर केस हमारी बनती है। पहली केस तो ये हो गई कि एडजॉइंट a इंटू बी जीरो है कि नहीं, तो ये नॉट जीरो। अगर ये नॉट जीरो है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंसी लिख लेते हैं। और जैसे ही हम दूसरी साइड में मूव करते हैं, यही आपके पास एडजॉइंट a इंटू बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जीरो होते ही आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा और तब आप कहोगे कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी हो गए। तो इतनी बातें याद रखनी होगी। ax इक्वल टू बी आपके पास दिया गया है। डिटर्मिनेंट a आप फाइंड आउट करोगे। डिटर्मिनेंट a आप फाइंड आउट करोगे। इसके बाद डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट जीरो होगा, देन कंसिस्टेंसी होगा। और डिटर्मिनेंट a अगर जीरो हो जाएगा तो आपको एडजॉइंट a इंटू बी निकालना होगा। और अगर ये जीरो नहीं होता है तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंसी। लेकिन अगर यही बात जीरो के इक्वल हो गई, एडजॉइंट a इंटू बी, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और कंसिस्टेंसी हो जाएगा। तो ये तो आपके टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशंस हुए। उसके बाद हम लोग नोट कर लेते हैं कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ linear equation in three variable। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल जैसे ही रीड करेंगे, यहाँ भी मैं देखता हूँ कि ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हमने बना ही लिया है मैट्रिक्स मेथड में। तो इसमें भी वही बात कि फर्स्ट हम लोग डिटर्मिनेंट a निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट a ही निकालते हुए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट a की वैल्यू चेक करना चाहेंगे क्या हुआ। तो ये डिटर्मिनेंट a इक्वल टू नॉट जीरो, और नॉट जीरो होते ही आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को आप कंसिस्टेंसी बोलते हो। तो ये कंसिस्टेंसी हो गया। लेकिन सपोज डेट कि ये डिटर्मिनेंट a इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो गया। जैसे ही डिटर्मिनेंट a जीरो हुआ, अब आप एडजॉइंट a इंटू बी नहीं निकालोगे। ये जीरो होने के बाद आप तुरंत एडजॉइंट a निकालोगे, ओनली एडजॉइंट a निकालोगे। एडजॉइंट a निकालते ही आपके पास दो केसेज होंगी। दोनों केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली केस तो यही होगी आपके पास कि एडजॉइंट a में बी नॉट जीरो, और इस साइड दूसरी केस हो सकती है कि एडजॉइंट a में बी जीरो। तो ये जीरो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। और एडजॉइंट a अगर जीरो नहीं होती है तो आप एडजॉइंट a इंटू बी निकाल लो इसी के जस्ट बाद।
एडजॉइंट ए इंटू बी, यानी बी से मल्टीपल करो। यहाँ भी दो केसेज होगी जैसे पहले आपने किया था वही, कि एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो, और दूसरी केस एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास नॉट ज़ीरो और ज़ीरो दो केसेज हो जाएंगे। जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू नॉट ज़ीरो हो जाएगा तो आप कहोगे नो सॉल्यूशन। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन डेट मीन इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंसी। और एडजॉइंट ए इंटू बी अगर आपके पास ज़ीरो हो गया तो आप तुरंत कहोगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये आपके पास, और ये आपके पास कंसिस्टेंसी दे देगा तुरंत। इसी को आप कंसिस्टेंसी बोलते हो। उसके बाद एडजॉइंट ए आपने निकाला था, तो यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए जो निकाला गया था इसको कैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं। एडजॉइंट ए निकाल लिया, ये अगर ज़ीरो हो गया तो आप तुरंत को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स ये होते हैं कि आपको A1 अपॉन A2 निकालना होता है, और इस साइड D1 अपॉन D2 रख दो, यानी ये दोनों इक्वल होते हैं, ये देख लो। इसी के साथ एक स्टेप और आपको देखना होता है कि A1 अपॉन A3 इक्वल टू D1 अपॉन D3, यानी ये पूरा आपको निकालना होता है। तो इसको हम लोग एक बॉक्स में रख लेते हैं। ये आप इस तरीके से कह सकते हो कि आपको ये दोनों, ये पूरा निकालना होगा, ये दोनों निकालना होगा। और ये जब दोनों आप निकाल ले होते हो तो यहाँ भी आपके पास दो केसेज होती हैं। एक तो ये होता है दोनों सेटिस्फाई करेगा, और दूसरा ये होगा कि दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसे केसेज में अगर दोनों वेरीफाई कर जाए, जैसे तो एक तो वेरीफाई करेगा, एक वेरीफाई नहीं करेगा। तो अगर वेरीफाई किया है, वेरीफाई कर दिया, यानी बोथ वेरीफाइड हम यहाँ लिख लेते हैं, बोथ वेरीफाई कर देगा, तो आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये वेरीफाई नहीं करेंगे, नॉट वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड, तो आप बोल दोगे तुरंत कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये, और ये तो आपको पहले से भी मालूम है कि नो सॉल्यूशन होगा, देन इनकंसिस्टेंसी होता है, इनकंसिस्टेंसी। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, देन कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से आप इसको निकालोगे और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करोगे। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, फिर से रिपीट करते हैं, Ax इक्वल टू बी निकालोगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट A इक्वल टू चेक करोगे। अगर ये जीरो हो जाता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है जो कंसिस्टेंसी बतला देता है। अगर डिटर्मिनेंट A इक्वल टू नॉट जीरो होता है देन आप एडजॉइंट A निकालोगे। एडजॉइंट A अगर नॉट जीरो होता है देन आप एडजॉइंट A इंटू बी निकालोगे, और उसमें भी नॉट जीरो होता है देन आप कहोगे इनकंसिस्टेंसी होता है। बट ये अगर जीरो के इक्वल हो जाता है तो आप कहोगे ये कंसिस्टेंसी होता है। उसी तरीके से एडजॉइंट ए सपोज दैट जीरो हो जाता है तो आपको निकालना होगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 एंड A3 अपॉन A1 अपॉन A3 इक्वल टू D1 अपॉन D3। इस केस में आप क्या देखते हो कि अगर ये दोनों वेरीफाई कर जाएं, दोनों वेरीफाई कर जाएं तो कंसिस्टेंसी होगा, और दोनों वेरीफाई नहीं करते हैं तो इनकंसिस्टेंसी होता है। यही आपके पास हुआ। ये आपने अब तक पढ़ा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स। इसके बाद हम लोगों के पास होमोजीनियस इक्वेशन आता है, वो भी देख लीजिए इसी के साथ। अब आपके पास आता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई थिंक आप Ax इक्वल टू बी यहाँ भी नोट करोगे, और इसको नोट करने के बाद तत्काल आप तुरंत आते हुए डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करते ही आपको डिटर्मिनेंट A इक्वल टू नॉट जीरो मिलेगा। नॉट जीरो आपके पास ये कहता है कि यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन मिलते ही आप क्या कहोगे कि कंसिस्टेंसी हुई।
लेकिन दूसरी तरफ आप इसी को देखते हो कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो गया और 0 होते ही तुरंत कहोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन को आप कहते हो कंसिस्टेंसी। तो इस तरीके से इसमें दोनों केसेस में कंसिस्टेंसी ही होना है अगर इस तरीके से बना तो। बट इस इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप अगले लेक्चर को देखिएगा, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है यहाँ पर कि देखिए आप लोग फिर से क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम लोगों ने सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास जो गिवन होते हैं उनको लिखना सीखा कि किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद वापस आते हैं, ये देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं यानी AX इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। उसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे ये बता चुके हैं कि सॉल्यूशन अगर होता है, अगर सॉल्यूशन आपके पास होता है, यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, दोनों केस में कंसिस्टेंसी ही होती है। वो अलग बात है कि आप इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी ये बोलते हो, बट ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कंसिस्टेंसी सबके लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, आप जानना आपको आवश्यक है, इसलिए कि आपके क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ही पूछा जाता है। उसके बाद दूसरे में नो सॉल्यूशन होता है, देन इनकंसिस्टेंसी होता है। देन हम लोग उसके बाद प्रोसीड करके आ गए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पर टू वेरिएबल होता है और लीनियर इक्वेशन तो आपके पास सभी होते हैं। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की पूरी कंडीशन दी गई है। देन आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स की तरफ मूव किए और यहाँ भी कंसिस्टेंसी नॉन कंसिस्टेंसी की पूरी केसेज को आपने देखा है, स्टडी किया है। इस पूरी केसेज के बाद आप वापस आ रहे हो और तब देख रहे हो कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस होगा तो कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आपने सभी कंडीशंस में देख लिया कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे निकाली जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। थैंक यू।